सुप्रीम कोर्ट के फैसले जिस हिसाब से सरकार के बनाए गए कानूनों को रद्द कर रहे हैं, ऐसा साफ दिख रहा है कि अब सरकार और न्यायपालिका में प्रत्यक्ष लड़ाई हो रही है। तो आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि यदि न्यायपालिका और विधायिका अगर एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे तो आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा और लोकतंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कि तो देखिए दोस्तों, लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं। पहला है इसमें आपका विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। विधायिका का मतलब ये होता है कि जनता की इच्छा अनुसार जो है सरकार जो है नए कानूनों को बनाती है अथवा पुराने कानूनों में संशोधन करती है और बनाए गए संशोधन को पूरे भारत में लागू करने का और प्रशासन करने का काम करती है कार्यपालिका। ठीक इसी तरीके से न्यायपालिका क्या करती है, न्यायिक व्याख्या करती है, संवैधानिक व्याख्या करती है और यदि विधायिका द्वारा बनाए गए किसी कानून का संवैधानिक उल्लंघन होता है तो उसको वह रद्द करती है। और यदि कार्यपालिका का कोई सदस्य जो है व्यक्ति के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसको भी दंड देने और रोकने का प्रयास कौन करता है, न्यायपालिका करता है। दोस्तों, यहाँ लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं जो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। लेकिन आज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की वजह से और संसद में कुछ संशोधन की वजह से ऐसा प्रत्यक्ष दिख रहा है कि सरकार और न्यायपालिका अब एक दूसरे के आमने सामने है। लेकिन विवाद क्या है उस पर भी हम समीक्षा करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो विवाद का असली जड़ है कोलेजियम। तो देखिए दोस्तों, कोलेजियम एक प्रणाली है जो जजों की नियुक्ति करती है। अब सरकार कहती है कि इस व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं है। देखिए, कोलेजियम का मतलब क्या होता है कि कुछ जजों के पैनल के द्वारा नए जजों की नियुक्ति की जाती है। अर्थात जजों का ना कोई परीक्षा होता है, ना कोई इंटरव्यू होता है। यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो जज नियुक्त होते हैं वो कोलेजियम व्यवस्था के तहत होते हैं। तो ये असली जड़ है सरकार और न्यायपालिका के बीच में। अब हम बात करेंगे कि सरकार की मुख्य चिंताएं क्या है। पहला चिंता है कि पारदर्शिता की कमी है। अब कोलेजियम जो होता है कमरे के अंदर चर्चा होती है, उसका कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं होता है, तो स्वाभाविक है कि इसमें भ्रष्टाचार ज्यादा होगा, भाई भतीजावाद ज्यादा होगा, परिवारवाद ज्यादा होगा। तो सरकार की सबसे बड़ी चिंता ये है कि न्यायपालिका में यहीं से भ्रष्टाचार प्रारंभ होता है। उसके बाद विविधता का अभाव। देखिए दोस्तों, नियुक्तियों में सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व मिले, यही लोकतंत्र की सच्ची पहचान है। लेकिन जब भाई भतीजावाद होगा, परिवारवाद होगा, तो सिर्फ एक ही वर्ग का, सिर्फ उच्च जातियों का ही न्यायपालिका में आप वर्चस्व देखेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट का लिस्ट उठाकर देख लीजिए, हाई कोर्ट का लिस्ट उठाकर देख लीजिए, कितने वहां पे आपके अल्पसंख्यक वर्ग के जज हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं। तो आपको सीधा दिखेगा कि सिर्फ ब्राह्मण और जो क्षत्रिय है उनमें ही ज्यादा आपको सूची में दिखेंगे। तो एक तरीके से विविधता का अभाव है। तीसरा क्या है, जवाबदेहिता की कमी है। तो देखिए दोस्तों कि अगर न्यायपालिका की जवाबदेहिता तय न की जाए, जजों की जवाबदेहिता तय न की जाए तो करप्शन के चांसेस ज्यादा दिखते हैं। अभी आप देखेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट में आपको पता होगा 2 महीने पहले बंडलों के बंडलों नोट मिले हुए थे, 50 लाख नोट मिले हुए थे उनके फ्लैट से। लेकिन उनके जज के ऊपर ना कोई कार्रवाई हुई, ना उनको सस्पेंड किया गया, बल्कि आज भी वो दिल्ली हाई कोर्ट में अपने पद पे काम कर रहे हैं। अगर वहीं हमारे उत्तर प्रदेश में, भारत में किसी कर्मचारी को चपरासी के द्वारा 10,000 रुपए का भी अगर घूस लेते हुए या ब्लैक मनी पकड़ा जाता है तो उसको कारावास, दंड और सामाजिक प्रतिष्ठा, जो उसकी मान की जो हानि होती है, उसका तो कोई कहा नहीं जा सकता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि विलंब। आज भी देखिए जो है, जो न्यायपालिका के जो जज, हाईकोर्ट के जो जज है वो ब्रिटिश माइंडसेट से चल रहे हैं। अभी गर्मी की छुट्टी हो रही है, जून की छुट्टी हो रही है, हाई कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, 1 महीना जो है वेकेशन पे जाएंगे, छुट्टी पे जाएंगे। लेकिन उसी तरह कार्यपालिका, विधायिका के सभी जो लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, वो अपनी 12 महीना काम करते हैं। तो एक तरीके से ये लोकतंत्र का भी तो हनन है, अपने व्यक्ति विशेषाधिकार का दुरुपयोग भी कर रहे हैं ये। तो इन्हीं सब चिंताओं को लेकर जो है सरकार और न्यायपालिका में बराबर संघर्ष चल रहा है। अब देखिए, सरकार ने सुधार करने का प्रयास किया। जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो वो सबसे पहले 99वें संविधान संशोधन करके वो कहते हैं नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन की उन्होंने नियुक्ति वो करते हैं। यानी कि ये एक कमीशन बनाते हैं
न्यायिक सक्रियता न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाते हैं। अब इनका काम क्या होता है कि एक पैनल के माध्यम से, जिसमें सरकार और न्यायपालिका के लोगों पैनल के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से जजों की नियुक्ति कर दी जाए। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट को ये अच्छा नहीं लगता है। उनको कहते हैं ये हमारे जो है विशेषाधिकार का हनन है, हमारे मामले में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को कहकर वो इस 2015 में इस आयोग को या फिर संविधान संशोधन को वो रद्द कर देते हैं, असंवैधानिक घोषित कर देते हैं। उसके बाद अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कोलेजियम व्यवस्था भारत में है, जो यानी कि जज ही जज की नियुक्ति करता है। इससे आज भी परिवारवाद, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद ये बराबर बढ़ रहा है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे कि आखिर किस आधार पे जजों ने 2015 में जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था उसको रद्द कैसे किया। देखिए दोस्तों, 1973 ईस्वी में केशवानंदवाद आता है। केशवानंदवाद में जो निर्णय होता है उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि बुनियादी ढांचा यानी कि बेसिस स्ट्रक्चर, यानी कि संविधान का बुनियादी ढांचा, अगर उसमें कोई संशोधन करना चाहेगा तो वो अपने आप में असंवैधानिक घोषित हो जाएगा। अब देखिए समझिए, जैसे कि मान लीजिए आप मकान है, अब इस मकान में यदि आपको कोई बदलाव करना है तो बहुत ज्यादा पेंट बदल दीजिए, दीवारों को प्लास्टर बदल दीजिए या टाइल्स लगवा दीजिए, ये होता है एक बदलाव या परिवर्तन। लेकिन बुनियादी ढांचा का मतलब कि आप इसके पिलर को नहीं बदल सकते हैं। यदि पिलर ही, इसके बीम ही अगर खत्म हो जाएंगे तो फिर मकान का इंफ्रास्ट्रक्चर ही ढह जाएगा। तो इसी को कहते हैं बुनियादी ढांचा, यानी कि संविधान में कुछ सिद्धांतों को, कुछ प्रावधानों को बुनियादी ढांचा बताया गया, जिसमें से स्वतंत्र न्यायपालिका एक बुनियादी ढांचा था। उसी आधार पर 2015 में न्यायपालिका ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द कर दिया और न्यायपालिका यह मानती थी कि यह हमारे स्वतंत्र न्यायपालिका का हनन है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जो सरकार है, जो न्यायपालिका है, उसका काम क्या है। न्यायपालिका का काम क्या है? न्यायिक व्याख्या करना, न्यायिक रिव्यू करना, समीक्षा करना, उसका काम होता है। लेकिन कभी कभी न्यायिक समीक्षा के आड़ में वो अतिशय काम कर देती है, यानी कि वो दूसरे की सीमा में, दूसरे के अधिकारों में जाकर अपना काम कर लेती है। जैसे समझिए कि जैसे कि पर्यावरण संरक्षण की बात हो, 2G मामला हो, या फिर मौलिक अधिकारों की बातें हो, तो उसमें संवैधानिक मामले हो, तो उसमें अगर न्यायिक समीक्षा हो रही है, न्यायिक सक्रियता हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं जब कार्यपालिका के भी अधिकारों का में आप घुस जाओ, उनकी सीमा में चले जाओ, उनके अधिकारों को आप कुचल दो, तब यहाँ पे दिक्कत होती है। जैसे कि आप समझिए, अगर जब कार्यपालिका जो है शराबबंदी का काम करती है, फिल्मों पे रोक लगाने का काम, कौन सा फिल्म चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, किस पे टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा, कौन से स्कूल को मान्यता मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं, एक प्रशासनिक काम है। लेकिन जब डायरेक्ट जो है न्यायपालिका अपनी विशेषाधिकार का प्रयोग करके कार्यपालिका के अधिकारों का हनन करता है, तब यहाँ पे होता है न्यायिक अतिरेक, यानी कि आप दूसरे के अधिकारों को हनन कर रहे हैं। तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि न्यायालय कभी कभी अपने आप को सर्वोच्च शक्ति बनाने के या फिर सर्वोच्च अपने आप को दिखाने के लिए ऐसा प्रयास कर देती है। अब हम बात डिस्कस करते हैं कि आखिर यह न्यायपालिका और सरकार में विवाद कब से प्रारंभ हुआ। तो 1970 में इंदिरा गांधी की सरकार होती है और उसमें न्यायपालिका कई ऐसे निर्णय दिए, कई ऐसे जज जो है निर्णय दिए जो इंदिरा गांधी के विरुद्ध था। तो उसी में जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने की बात चल रही थी, तो उस समय 3 न्यायाधीशों, जो वरिष्ठ न्यायाधीशों को इग्नोर करके चौथे न्यायाधीश को जब इंदिरा गांधी की सरकार ने मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया, तो वहीं से न्यायपालिका और सरकार की जो झगड़ा था उसका पहला नींव पड़ा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में क्या स्थिति है, तो वर्तमान में देखिए सरकार ने चुनावी बॉन्ड लाया था, 2024 चुनावी बॉन्ड, यानी कि सरकार कहती थी कि हम इसके माध्यम से इलेक्शन के लिए जो चंदा होता है उसको हम डिजिटल फॉर्म में लेंगे। लेकिन सरकार, न्यायपालिका ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, अपारदर्शिता बताया। तो यह सबसे बड़ा मुद्दा था और इसको सरकार बचाने में फेवर में थी कि सरकार इस योजना को बचा रही थी कि अब सरकार को यह लगता है कि न्यायपालिका हमारे सीमा में प्रवेश करके अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके कार्य कर रही है। उसके बाद ये देखिए ईडी सीबीआई प्रमुखों का कार्यकाल
सामान्यतः ईडी सीबीआई जो प्रमुख उनके कार्यकाल को बढ़ाने का जो काम होता है विधायिका और कार्यपालिका का होता है। विधायिका कार्यपालिका अपने नियमों में संशोधन करके अपने कार्यकाल को उनके कार्यकाल को बढ़ा देती है। अब सरकार का तर्क यह है कि इससे हम उनके प्रशासनिक निरंतरता की बात करते हैं, उनके अनुभवों का प्रयोग करने के लिए ऐसा हम करते हैं। लेकिन जो न्यायपालिका होती है वो नियमों के विरुद्ध और उनके दुरुपयोग के कारण उसको रोक लगा देती है। सबसे बड़ा जो मुद्दा वर्तमान में है न्यायपालिका और सरकार में जजों की नियुक्ति के लेकर। देखिए असल में क्या है कि जजों की नियुक्ति कैसे होती है, कोलेजियम के माध्यम से न्यायपालिका जो है एक लिस्ट देती है सरकार को। उस लिस्ट के आधार पर गृह मंत्रालय से अनुमति मिलने के पश्चात ही सरकार उन न्यायाधीशों को नियुक्त करती है। लेकिन सरकार जानबूझकर के अपॉइंटमेंट को रोक देती है, जानबूझकर जजों की संख्या नहीं बढ़ा रही। आप खुद देख लीजिए आपके जिले में कितने जज हैं, ना ग्राम न्यायालयों की संख्या बढ़ाई जा रही है, ना जिला न्यायालयों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इससे क्या हो रहा है, न्यायपालिका के ऊपर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है, कार्य का दबाव पड़ रहा है। तो एक ये सबसे बड़ी समस्या है न्यायपालिका और सरकार को लेकर। न्यायपालिका मानती है कि नियुक्ति हमारा विशेषाधिकार है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र का मामला है, और जबकि सरकार कहती है कि आप भी एक देश के एक सरकारी तंत्र के एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और आपको एक प्रशासनिक तंत्र के तहत ही नियुक्ति होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बना हुआ है। अगर हम बात करेंगे कि लोकतंत्र में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 50 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 50 के तहत शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया। इसका मतलब यह है कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका अपनी अपनी सीमा के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अपने कार्य का, अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, जिससे लोकतंत्र में व्यवस्था संतुलित बनी रहे। और अपनी सीमा में रहकर कार्य करने का यह मतलब नहीं है कि शक्ति का विभाजन हो गया। इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे को समर्थन करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। लेकिन यहीं पे जब न्यायपालिका कार्यपालिका में जाती है, कार्यपालिका न्यायपालिका में जाता है, तो यहीं पे विवाद और संघर्ष उत्पन्न होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा समस्या क्या आ रहा है, सबसे बड़ा समस्या आ रहा है कि इसके वजह से न्यायपालिका पे बोझ बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, नेशनल जुडिशरी डाटा ग्रिड 2025 के अनुसार 2019 में जो है लगभग जो है 3.5 करोड़ न्यायपालिका में लंबित मामले थे। वहीं 2025 में 5.1 करोड़ लंबित मामले हो गए, और वहीं इस समय 2025 में सुप्रीम कोर्ट में 87,115 जो है लंबित मामले हैं। तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है हमारे भारत में कि न्यायपालिका में इतना लंबा बोझ है। उसके बाद इसका सबसे बड़ा कारण क्या, सबसे बड़ा कारण इसमें है न्यायाधीशों की जो संख्या है उसमें भारी कमी है। आप खुद देख लीजिए, पूरे भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है उनमें मात्र 32 न्यायाधीश कार्य करते हैं। 32 न्यायाधीश पूरे भारत को कैसे वो कंट्रोल करेंगे, कैसे पूरे हाई कोर्टों पर नियंत्रण करेंगे। तो ये सबसे बड़ा चुनौती वाला विषय है कि 32 न्यायाधीश कैसे इस पूरे व्यवस्था को संचालित करेंगे। साथ में आप देखेंगे जिला न्यायालयों में जजों की संख्या कम है, ग्राम न्यायालयों की नियुक्ति नहीं, ग्राम न्यायालयों का गठन नहीं हो रहा है, ना जजों की नियुक्ति हो रही है, और जिससे क्या होता है कि लगातार जो है बोझ बढ़ते जा रहे हैं न्यायपालिका के ऊपर। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। अब 1987 में विधि आयोग ने एक रिपोर्ट दिया था, उसके अनुसार जो है प्रत्येक 10 लाख की आबादी पे 50 न्यायाधीश होने चाहिए। लेकिन आज आप समझिए कि 50 लाख की आबादी पे मात्र 1 या 2 जज है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती की बात है कि हमारे देश में लगातार लंबित मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार ना न्यायपालिका का गठन कर रही है, ना न्यायालयों की संख्या बढ़ा रही है, ना जजों की संख्या बढ़ा रही है। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न बना है हमारे देश के लिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि वैश्विक स्तर पर अगर हम देखा जाए तो कैसे नियुक्तियां होती है, तो अगर हम भारत में बात करेंगे तो भारत में आज भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम के तहत ही जजों की नियुक्ति हो रही है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे अमेरिका में, तो अमेरिका में जो नियुक्ति होती है वह कार्यपालिका करता है। कार्यपालिका मतलब कि राष्ट्रपति या पीएम करता है। तो अमेरिका और यूके में क्या होता है कि ये विधायिका के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा। अब देखिए, विधायिका कार्यपालिका जो होता है वो एक तरीके से
जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनी गई सरकार होती है, वो जनता की ही आवाज मानी जाती है। तो यह मान के चला जाता है कि ये अगर कार्यपालिका या विधायिका अपनी व्यवस्था के तहत अगर नियुक्ति करती है तो उसमें पारदर्शिता बनी रहती है और लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन देश में कोलिजियम कहीं न कहीं भाई भतीजावाद, परिवारवाद को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अब तक क्या किया गया, इसमें क्या सुधार करने का प्रयास किया गया, किस दिशा में हम काम कर रहे हैं, तो एक तो बात अच्छी हुई है कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पर सहमति बनी है। यानी कि जजों की नियुक्ति कैसे होगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी और उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे उस कमेटी में, इस पर तो सहमति बन गई है। उसके बाद अभी चर्चा ये हो रही है कि जो अन्य हाई कोर्ट में या फिर अन्य जगह जो जजों की नियुक्ति होनी है, उसके लिए जैसे यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद आईएएस बनते हैं, यानी आईएएस की परीक्षा के लिए यूपीएससी का आयोग है, उसी तरीके से अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करके अब जजों का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। उसके साथ ही जो लंबित मामले हैं, जो न्यायपालिका में लंबित मामले हैं, उनमें तकनीक और एआई का प्रयोग करके लंबित मामलों का तुरंत कार्रवाई करके निस्तारण किया जाएगा। तो यह अभी तक सुधार का प्रयास किया जा रहा है। अब अगर हम देखेंगे कि आगे की राह क्या है, क्योंकि देखिए अगर सरकार और न्यायपालिका लड़ती रहेगी तो अंततः इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा जनता पे पड़ेगा, क्योंकि जनता जो है एक सरकार चुन के भेजती है इसी उम्मीद में कि हमारे देश के विकास में इस सरकार की अहम भूमिका होगी। वहीं जब इसी जनता के साथ कोई अन्याय होता है, कोई शोषण होता है, तो यही जनता न्यायपालिका का रुख लेती है। लेकिन जब दोनों ही एक दूसरे में लड़ने लगेंगे तो अंत में जनता ही पिसती है। तो हम देखेंगे आगे की इसमें राय क्या है कि देखिए दोनों संस्थाओं में, न्यायपालिका और कार्यपालिका या विधायिका में बराबर जो है संवाद होनी चाहिए। यदि संस्थागत संवाद होगा तो एक दूसरे की सीमा का सम्मान किया जाएगा और यदि किसी में सुधार की आवश्यकता है तो उसको सुधार किया जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे संवाद नहीं होगा तो एक दूसरे में आरोप प्रत्यारोप लगता रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इसके निष्कर्ष के बारे में, तो संविधान सर्वोच्च है। संविधान की जो आधारभूत संरचना है, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, उसके तहत लोकतंत्र को व्यवस्थित करने का प्रयास करना चाहिए। साथ में एक लक्ष्मण रेखा खींचना चाहिए और सभी तीनों संस्थाओं को उस लक्ष्मण रेखा का सम्मान कर एक दूसरे का समर्थन करके एक दूसरे के साथ समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए। तभी हमारे देश में लोकतंत्र जो है स्थापित होगा। ऐसे में अगर हम देश में सरकार और न्यायपालिका एक दूसरे पे आरोप लगाते रहेंगे तो हमारा लोकतंत्र खंडित होगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।